हेलो गाइस, तो एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ मैं वापस आ गया हूँ। और मैं सीएनटी का पार्ट 2 यानी कल मैं पार्ट 1 में पढ़ाया था अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक, और आज अध्याय 5 से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अध्याय 5 में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अध्याय 5 में एक ही धारा है, धारा 37। ठीक है, उसमें बताया गया कि खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। ओके, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि अगर खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है, उसको जमीन का जो काश्तकारी और सीएनटी एक्ट लागू होने के 20 वर्ष पूर्व मिला है। ठीक है, जमीन का काश्तकारी सीएनटी एक्ट लागू होने से 20 वर्ष पूर्व मिला है, तो जो उस पर जो लगान वसूला जाता है उसकी बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। ओके, और किसी कारणवश भविष्य में वो लगान बढ़ाता भी है तो वह जो अधिभोग अधिकार रैयत होते हैं वो जितना लगान देते हैं उसका 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। ओके, समझ गए। तो देखिए अध्याय 6 में क्या 38 to 42 है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक ही है, धारा 38। ठीक है, इसमें अनअधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया। धारा 38 में देखते हैं क्या है। धारा 38 में बताया गया कि यदि अनअधिभोगी रैयत 2 कृषि वर्ष तक अपना लगान नहीं देते हैं, ठीक है, 2 कृषि वर्ष से अपना लगान नहीं दिए हैं, तो जैसे कि तीसरा कृषि वर्ष स्टार्ट होगा, उसके 90 दिन के अंतर्गत वो लगान फिर भी नहीं देते हैं तो उन्हें उनकी काश्तकारी उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, और तथा जो जिसमें उसे भूमि दी जाती है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं तो उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, मुंडारी खुदकट्टीदार जो होते हैं वो रैयत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, देखिए धारा 6 में एक ही धारा था, 48 to 42 है, लेकिन एक ही इम्पोर्टेंट था। ओके, अध्याय 7 में क्या बताया गया है। अध्याय 4 तथा अध्याय 6 के छूट प्राप्त भूमि के बारे में बताया गया। ठीक है, अध्याय इसमें स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 7 के धारा 43 में है कि सरकार अधिभूमि रेलवे, रोड, नहर, जलाशय आदि कार्यों के लिए लेता है। तो अध्याय 4 जिसमें रैयत के बारे में बताया गया और अध्याय 6 में अनअधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया, उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, यदि सरकार जमीन लेता है तो उसमें अध्याय 4 और अध्याय 6 के प्रावधान नहीं लागू होंगे। ओके, भूस्वामी की जो भूमि है जिसे मजियाज लैंड, नोट में लिख लीजिएगा, जियत लैंड या बकास लैंड बोला जाता है, उस पर जबरदस्ती कब्जा किया है तो उसको अधिभोग का अधिकार नहीं होगा। यानी जो भूस्वामी जो भूमि जबरदस्ती कब्जा करते हैं उसको अधिभोग का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए अध्याय 8 सबसे इम्पोर्टेंट धारा है। अध्याय 8 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है। ये बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अध्याय 8 में 44 to 51 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अध्याय 7 में भी एक ही धारा था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सुरक्षा प्रदान करता है। ये धारा है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अध्याय 8 का धारा 44 में क्या बताया, जो भी रैयत होंगे उनको भूस्वामी से एक पट्टा पाने का हकदार होगा। वो जो रैयत होंगे उनको भूस्वामी से एक पट्टा पाने का अधिकार होगा। ठीक है, जिसमें वो पट्टा में क्या लिखा होता है कि उसमें कितना लगान वसूला जा रहा है, कितना वो मतलब भूमि उसे दिया गया है, वो भूमि का एरिया कितना है, लंबाई कितना, वही बहुत चीज़ का वर्णन होता है। ठीक है, उसमें ओके। धारा 44 में क्या था कि जो भी रैयत होंगे उनको भूस्वामी से एक पट्टा पाने का अधिकार होगा। ओके, लेकिन धारा 45 में क्या लिखा हुआ है कि भूस्वामी जो है, काश्तकार जो भूमि का पट्टा देगा तो उस भूमि के पट्टे का एक प्रतिलेख भूस्वामी को भी पाने का अधिकार होगा। ठीक है, जो भूस्वामी है वो काश्तकार यानी जिसको दिया है भूमि, ठीक है, उसको मतलब भूमि दिया है तो उससे भी मतलब उसका जो प्रतिलेख है, यानी जैसे उस भूमि का कितना मतलब खेती किया जा रहा है, पूरा मतलब उस भूमि पे कितना खेती किया जा रहा है, कितना उपज हो रहा है, कितना, सबका एक प्रतिलेख भूस्वामी के पास भी मौजूद रहेगा। ठीक है, उससे पाने का अधिकार होगा। ठीक है,
धारा 46 सबसे स्पेशल केस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा धारा 46 को हमेशा। जो अधिभोग अधिकार रहित हैं वो अपनी भूमि को का बंधक 5 वर्षों से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, जो अधिभोग अधिकार रहित हैं वो अपने भूमि का जो बंधक है वो 5 वर्षों से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, और भूगोत बंधक जो होते हैं उस केस में एक्सेप्शन है। भूगोत बंधक केस में 7 वर्षों के लिए रख सकता है, जो भूगोत बंधक है वो 7 वर्षों के लिए रख सकता है। ओके, चलिए, और इसमें और पॉइंट है, अधिकार रहित जो गिफ्ट अधिभोग अधिकार रहित हैं वो गिफ्ट विल दान के रूप में भूमि का स्थानांतरण कर सकते हैं। ओके, और अधिभोग अधिकार रहित अनुसूचित जाति, इसमें एक्सेप्शन है, जो अधिभोग अधिकार रहित हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं तो अपना जो भूमि का पट्टा है वो अनुसूचित जनजाति को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एससी या ओबीसी को ट्रांसफर कर सकता है, यानी गैर जनजातियों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अनुसूचित जनजाति का है तो अनुसूचित जनजाति को ही ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ केस होते हैं, चलिए देखते हैं। जो भूमि का स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है, वो उसके लिए डीसी को पहले आदेश देना पड़ेगा। ओके, उसको डीसी की आदेश लेना जरूरी है, और तथा उसको भूमि का स्थानांतरित कर रहा है, जिसको वो भूमि दे रहा है वो उसी थाना के, उसी पुलिस थाना के अंतर्गत के निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जैसे मतलब आप अनुसूचित जनजाति का है तो अनुसूचित जनजाति को ही ट्रांसफर कर सकते हैं भूमि, और उसमें उसके लिए डीसी का आदेश लेना पड़ेगा, डीसी का आदेश लेना पड़ेगा, और डीसी का आदेश लेने के बाद वो जिसको भूमि दे रहा है वो उसी थाना के अंतर्गत का निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, और है कि जो अधिभोग अधिकार रहित है अनुसूचित जाति का है, और वो अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति को ही दे सकता है, अपना कम्युनिटी में ही दे सकता है, अपना कमेटी में ही दे सकता है, जैसे स्थानांतरित कर सकता है, और इसके लिए भी डीसी का आदेश लेना आवश्यक है। परंतु इसमें उसको भूमि का स्थानांतरित मंजूर लेना पड़ेगी, इसमें उसको भूमि का स्थानांतरित कर सकता है जो जिले के निवास कर रहा हो। उसमें थाना के अंतर्गत आता था, इसमें जिले तक का है। ठीक है, दोनों इसी में दिया हुआ है। यदि अधिभोग अधिकार रहित अनुसूचित जाति का है तो उसको भी वही करना पड़ेगा कि मतलब वो भी स्थानांतरित उसी को ही कर सकता है, अनुसूचित जाति को ही कर सकता है, और उसको भी डीसी से आदेश लेना पड़ेगा। परंतु उसमें थाना के अंतर्गत था निवास, इसमें जिला के अंतर्गत निवास कर रहा है, फिर भी स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, नॉन एसटी, नॉन एससी और नॉन ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ओके, धारा 47 में क्या बताया गया कि न्यायालय रैयत को अधिकार को नहीं छीन सकता, न्यायालय रैयत के अधिकार को नहीं छीन सकता है। ठीक है, धारा 47 में न्यायालय रैयत के अधिकार को नहीं छीन सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि रैयत किसी बैंक से लोन लिया है। ओके, किसी बैंक से लोन लिया है और उसको नहीं चुका पा रहा है तो वो जमीन का हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है, उसमें भी कृषि हस्तांतरण, उसमें भी भूमि हस्तांतरण के धारा 46 लागू हो गई। ठीक है, रैयत किसी बैंक से लोन लिया, एक्सेप्शन में है कि किसी बैंक से लोन लिया है और नहीं चुका पा रहा है तो वो जमीन का एक हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है, उसमें भी जो भूमि का हस्तांतरण धारा 46 के अंतर्गत होगा। यानी जो धारा 46 में क्या था कि एसटी को है तो एसटी को दे सकता है, ओबीसी एससी है तो एससी को दे सकता है, वही डीसी से आदेश लेना पड़ेगा, वही थाना के अंतर्गत होना चाहिए, चाहे वो जिला के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, धारा 48 में क्या था, भूमिहारी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, धारा 48 में भूमिहारी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है। उसका धारा 48 का सब क्लॉज ए में देखते हैं क्या है कि कोर्ट उनके अधिकार को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ओके, कोर्ट उनके अधिकार को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। धारा 48 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए धारा 49 देखते हैं। धारा 49 देखिए इम्पोर्टेंट है कि अधिभोग अधिकार रैयत और भूमिहारी हैं, उनका दो उद्देश्य के लिए भूमि दो उद्देश्य के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है, माइनिंग और इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, उनका जो भूमि है, अधिभोग अधिकार रैयत और भूमिहारी है, उनका जो भूमि है वो दो उद्देश्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, यही बताया गया है, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है,
देखिए नोट में लिख लीजिए कि 2016 में CNT की 3 धाराओं को बदलने की कोशिश की गई थी। कौन कौन थी? धारा 21, धारा 49 एंड धारा 71A। ठीक है, धारा 50 देखते हैं। धारा 50 में क्या बताएगा? भूस्वामी द्वारा भूदेती और जोत को पार्टिकुलर केस में कैसे ले सकते हैं? भूस्वामी द्वारा भूदेती और जोत को पार्टिकुलर केस में कैसे ले सकते हैं वो बताया गया। ठीक है, धारा 50 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए धारा 51, भूमि अर्जन के बाद पर्याप्त भुगतान पाने के बाद, भूमि अर्जन के बाद पर्याप्त भुगतान पाने के बाद भूस्वामी द्वारा अभिधारी की सूचना शामिल करने के बाद भूमि का अर्जन संभव होगा। ओके, चलिए अध्याय 9 देखते हैं। अध्याय 9 में क्या बताया गया है कि धारा 52 to 63 बताया गया है। ओके, धारा 52 to 63 बताया गया है। लगान को लेकर साधारण उपबंध है। इसमें धारा 49 में 52 से 63 है जो नॉट इम्पोर्टेंट, उतना ज़्यादा है नहीं। लगान को लेकर साधारण उपबंध बताए गए हैं जो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। धारा 63A में बंजर भूमि के संबंध में बताया गया है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी है। अध्याय 10 में 64 से 75 तक बताया गया है। ठीक है, भूस्वामी द्वारा काश्तकारी के लिए परिकीर्ण उपबंध। धारा 10 अध्याय 10 में बताया गया भूस्वामी द्वारा काश्तकारी के परिकीर्ण उपबंध। ओके, धारा 64 to 67 में क्या बताया गया है कि कोड़कर भूमि के बारे में उल्लेख है। कोड़कर भूमि क्या होता है? सदान या फिर नॉन ट्राइबल लोग हैं, सदान है या फिर नॉन ट्राइबल लोग हैं, वो यहाँ आए, जमीन जंगल साफ किए, क्या कृषि लायक भूमि बनाए, उन्हीं को कोड़कर भूमि कहा जाता है। ठीक है, धारा 68 में बेदखली के बारे में बताया गया है। बेदखली किसी भी काश्तकार को बिना किसी डिक्री या उपायुक्त आदेश के सिवा उस काश्तकार से बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेदखली किसी भी काश्तकार हैं को जो है बिना किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, धारा 69 में क्या बताया? किसी भी अधिभोग रैयत या अनधिभोगी रैयत है, अगर जैसा टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है उसके साथ वो नहीं चलता, यानी उसका अनुपालन नहीं करेगा तो उसे बेदखल किया जाएगा। ठीक है, हालांकि वे अपने लगान अधिक समय पर चुका देते हैं, यानी अधिभोग रैयत और अनधिभोग रैयत तो लगान चुका देते हैं तो बेदखली रोक दी जाएगी। ठीक है, धारा 70 में क्या दिया हुआ है? बेदखली का आदेश है, उसका पालन किसी वर्ष के अंत में। बेदखली का आदेश है कि उस आदेश रहता है कि उसका जो पालन है, बेदखली का जो पालन है कि कृषि वर्ष के अंत में किया जाएगा। कृषि वर्ष जो है वो पहले वाला ही मान्य होता है, अभी वाला तो मान्य नहीं होता है, लेकिन पहले वाला ही मान्य रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के तक रहता है। ठीक है, जो कृषि वर्ष जो कहलाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बेदखली है वो कृषि वर्ष के अंत में ही किया जा सकता है। आप कृषि वर्ष के अंत के पहले मतलब नहीं कर सकते, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत के बाद ही आप किसी उसे बेदखल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर न्यायालय का आदेश आने तक, या कृषि वर्ष नहीं चल रहा है तो न्यायालय का आदेश आने तक उसे बेदखल नहीं किया सकता। न्यायालय से आदेश आएगा तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा। धारा 71 क्या है? किसी काश्तकार को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है तो वह 1 वर्ष के अंतर्गत उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। ठीक है, धारा 71 में क्या बताया गया है कि किसी काश्तकार को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है तो वह 1 वर्ष के अंतर्गत उपायुक्त के सम्मुख अंतर्गत केस दर्ज कर सकता है। ठीक है, देखिए धारा 71 ये इसी को बदलने की कोशिश की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, धारा 21, 46 और 71 ये 2016 में बदलने की कोशिश की गई थी। 71 ये में क्या हुआ है? रिस्टोरेशन ऑफ लैंड के बारे में बताया गया है। रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, भूमि का जीर्णोद्धार के बारे में जैसे बोलते हैं। अगर धारा 46, 48 या 240 का उल्लंघन कर अगर जमीन ली गई है तो कैसे उसे वापस लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी प्रावधान है कि एसटी की भूमि नॉन एसटी भी
ले सकते हैं, उसके लिए उसे कंपनसेशन यानी नुकसान की भरपाई कर देना पड़ेगा। ठीक है। धारा 71 में रिस्टोरेशन ऑफ लैंड के बारे में बताया गया। इसमें धारा 46, 48 और 240 के उल्लंघन करके वो किस भूमि यदि ले ली गई है किसी की तो उसे कैसे वापस ले सकते हैं वो बताया गया है। साथ ही साथ जो नॉन एसटी हैं वो एसटी हैं उनकी भूमि नॉन एसटी कैसे ले सकते हैं, या फिर एससी है नॉन एससी कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है कैसे ले सकता है। इसके लिए उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा यानी उनकी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, नोट में लिख लीजिएगा SAR जो इन सब मामले को देखता है, यानी जितने भी सब मामले हैं उन्हें SAR यानी शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन देखता है। ठीक है। 71B यानी धारा 71 का सब क्लॉज B यदि क्या बताता है कि यदि धारा 46 का उल्लंघन कर किसी से भूमि ली है तो 3 वर्ष का कारावास या फिर 1000 रुपया उस समय के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ठीक है। धारा 46 का मतलब धारा 46 में क्या बताया गया था कि नॉन एसटी का भूमि एसटी का भूमि एसटी ही ले सकता है, एससी का भूमि एससी ही ले सकता है। ठीक है। यदि उसका उल्लंघन कर यदि किसी ने भूमि कब्जा किया है तो 3 वर्ष का कारावास होगा उसे, और उस समय के हिसाब से 1000 रुपया जुर्माना। ओके, और बार बार करता है तो 50 रुपया बढ़ता जाएगा। ठीक है। 72 धारा 72 में क्या बताएगा, सरेंडर ऑफ लैंड के बारे में बताएगा। रैयत यदि नहीं चाहता है कि वो रैयत यदि अपने जमीन पे खेती करना नहीं चाहता है। ठीक है। रैयत अपने जमीन पे अपने पट्टा पे खेती करना नहीं चाहता है तो उपायुक्त को आदेश देकर उस जमीन को छोड़ सकता है, सूचना देकर भूमि का अहर्पण या छोड़ सकता है। ठीक है। धारा 73 में रैयत द्वारा भूमि का त्याग। ठीक है। इसमें बताया गया कि यदि रैयत बिना उपायुक्त को सूचना दिए यदि भूमि को छोड़ दिया है तो उससे खेती और उस पर खेती नहीं हो रहा है तो भूस्वामी जो अपनी उस जमीन को किसी और रैयत को हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है। धारा 74 में क्या बताया कि अधिभोग का जारी रहना। ठीक है। धारा 74 में बताया गया है कि अधिभोग का अधिकार कब कब बरकरार रहेगा। ठीक है। धारा 75 में भूमि के माप के बारे में बताया गया। ठीक है। चलिए आज यही समाप्त करते हैं, और इससे आगे भी है लेकिन वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। और मैं इतना ही तक अध्याय 10 तक ही पढ़ाऊँगा। तो आपके लिए होमवर्क रख दिया हूँ कि आप खुद पढ़ें, खुद समझें। ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कोरोना से बच रहिए, घर में रहिए, घर में पढ़िए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद। बाय।